हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टॉपिक है जी अपना कंपनी अकाउंट्स में, या इसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसमें एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपकी आज की क्लास में, इश्यू ऑफ शेयर्स, फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो 12th पास किया है जिसने, ठीक, या फिर अगर आप 12th के हिसाब से इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको 12th क्लास में भी मिलेगा। और आगे जहां भी आप कॉमर्स की स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें अगर आपका कंपनी अकाउंट्स का अगर टॉपिक है, तो वहां पे आपको ये टॉपिक मिलेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स, फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है जी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जी कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स, कंपनी कैसे शेयर्स इश्यू कर सकती है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ जी, सबसे पहले कोई भी टॉपिक प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक, तो आपको प्रैक्टिकल भी बढ़िया आराम से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो चैप्टर का नाम, जैसा कि मैंने बताया, चैप्टर का नाम है जी इश्यू, फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। इस टॉपिक में जो हम कवर करेंगे इस टॉपिक में, इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे। इस टॉपिक में जो जो जर्नल एंट्रीज होगी, जो बेसिक एंट्रीज होगी, उनको कवर करेंगे। उसके बाद इसमें एक टर्म आएगी जी कॉल इन एडवांस, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद कॉल इन एरियर एंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी प्रोराटा अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है, उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फोरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉरफिट करने के बाद उन्हीं शेयर्स को जो आपने फॉरफिट किए, उनको जब री इश्यू करते हैं तो उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल रिजर्व की कैसे कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद पढ़ेंगे जी इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, अदर देन कैश का मतलब आपने क्या किया जी, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, आपने क्या किया, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की और बदले में आपने कैश ना देकर आपने शेयर्स इश्यू कर दिए, तो इसको बोलते हैं जी इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद कुछ एक्सेट्रा, बहुत सारे और एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ने वाले हैं हम इसमें। ठीक है जी, इसमें कोई एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स भी पढ़ेंगे हम लोग, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आ जाओ जी, आगे चलेंगे इसमें। तो आ जाओ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट था, इस टॉपिक में अपने को थ्योरी पढ़नी है। तो कंपनी क्या है, कंपनी क्या है जी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और कंपनी को क्रिएट कौन करता है, कंपनी को क्या मैं क्रिएट करता हूं, नहीं जी, कंपनी कानून क्रिएट करता है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। और कंपनी को क्यों बनाते हैं, तो कंपनी के पीछे, कंपनी को बनाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करना, टू अचीव द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी वॉज क्रिएटेड। कहते हैं जिस पर्पज के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को क्रिएट किया गया था, उन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कानून की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लॉ, कंपनी का क्रिएशन करते हैं, कंपनी को हम बनाते हैं। और कंपनी क्या है जी, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये आप पहले भी फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ चुके हैं, जब आपने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, कि जो भी कंपनी है, कंपनी बैंकिंग कंपनी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो सकती है, जितनी भी कंपनीज होती है वो सारी की सारी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो कंपनी क्या है जी, कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक,
जिसको सर्टेन पर्सन्स होते हैं, ये क्या है, कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स। और ये जो पर्सन्स होते हैं ये बिजनेस में क्या करते हैं जी, कैपिटल लगाते हैं, और कैपिटल क्या होती है, डिवाइडेड होती है इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, ठीक। और कंपनी का जो क्रिएशन किया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। उसके बाद अलग अलग डेफिनेशन है कंपनी की। कहते हैं सेक्शन 220 में कंपनी की डेफिनेशन क्या दे रखी है, तो सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, डिफाइन अ कंपनी। कैसे डिफाइन कर रखा है, कहते हैं कंपनी फॉर्म, कंपनी का कहता है फॉर्मेशन किया गया, कंपनी बनाई गई एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। कहते हैं कोई भी और कंपनी जो 2013 से पहले बनाई गई, कहते हैं कोई भी कंपनी जिसका फॉर्मेशन किया गया, जिसको बनाया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन कराया गया अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनी की डेफिनेशन में कवर होगी। इसके साथ साथ कहता है 2013 से पहले जो कंपनी बनी थी, एन एग्जिस्टिंग कंपनी मींस कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो पहले कंपनीज एक्ट 1956 भी चलता था, तो जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है वो भी कहते हैं कंपनीज की डेफिनेशन में कवर होगी। आगे पढ़ेंगे, कहता है दस इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट पर्सन, इनविजिबल और इंटेंजिबल। ठीक बात है जी, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। ठीक है जी, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी को उसके नाम से जाना जाता है। जैसे रिलायंस कंपनी, आप जानते हैं जी, रिलायंस कंपनी को उसके नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है, अपने नाम से किसी पर्सन के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से केस किया जा सकता है, कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे, इसमें कहते हैं कंपनी का निर्माण जो होता है, कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है, कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो मैंने अभी आपको बताया। कंपनी क्रिएट कौन करता है जी, लॉ क्रिएट करता है, कानून के द्वारा कंपनी बनाई जाती है और कानून के द्वारा ही कंपनी का एंड किया जाता है, कंपनी का डिसॉल्व होता है, कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस होता है। तो लॉ क्रिएट इट एंड लॉ ओनली कैन डिसॉल्व इट। ठीक है, उसके बाद कहता है इट्स एग्जिस्टेंस, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब जैसे पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म का भी डिसोल्यूशन हो सकता है, बट कंपनी के अंदर कंपनी के मेंबर आते रहते हैं, कंपनी के मेंबर जाते रहते हैं, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कुछ कंपनीज तो 200 साल पुरानी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, कुछ कंपनी 150 साल पुरानी भी मिल जाएगी। कहने का मतलब उसके मेंबर्स आते गए जाते गए, आए चले गए, बट इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इट्स एग्जिस्टेंस इज ऑल टुगेदर, कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स चले जाते हैं, बट द कंपनी वुड गो ऑन फॉर एवर। कंपनी की लाइफ क्या है जी, कंपनी की लाइफ क्या है, कंपनी की एक लाइफ जो है, आप कह सकते हैं कंपनी की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट लाइफ है। ठीक है, आगे कहता है शेयर से ट्रांसफर भी कंपनी में आसानी से किए जा सकते हैं। किसी भी मेंबर की डेथ का, इंसेनिटी का, इंसॉल्वेंसी का कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आगे देखेंगे जी, नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है अ कंपनी इज ए लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है जी, एक लीगल एंटिटी है और ये सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर। ए कंपनी कैन नॉट ऑर्डिनरी बाय इट्स ओन शेयर। कंपनी नॉर्मली अपने खुद के शेयर्स परचेज नहीं करती। अ शेयर होल्डर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी। एक शेयर होल्डर एजेंट भी नहीं है कंपनी का।
अगर एजेंट होगा तो वो प्रिंसिपल को अपने कामों के लिए क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। एक एजेंट कोई भी माल खरीदता बेचता है तो उसके लिए लाइबल कौन होता है, कंपनी लाइबल होती है। तो कहते हैं शेयर होल्डर कंपनी का एजेंट नहीं है, तो इसीलिए शेयर होल्डर की किसी भी काम के लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। ही कैन नॉट इनकर्ड एनी डेट सो एज टू बाइंड द कंपनी, दे कैन नॉट बाइंड द कंपनी बाई दियर एक्ट्स। ठीक है जी, कोई भी शेयर होल्डर कोई भी गलत काम करता है या कोई भी सही काम करता है, वो अपने काम के लिए शेयर होल्डर कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं कर सकता। द सेम पर्सन कैन बी ए शेयर होल्डर, एक पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है और वही पर्सन कंपनी का क्रेडिटर भी हो सकता है। तो कहते हैं कंपनी के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स ही कंपनी के ओनर होते हैं। पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट देख लेते हैं। बट कंपनी के केस में ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है जी, डाइवोर्स्ड होती है, सेपरेटेड होती है। ठीक, द ओनरशिप इज डाइवोर्स फ्रॉम मैनेजमेंट बिकॉज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मैनेज बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन कौन करता है, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं। तो कहने का मतलब जो ओनर है और जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाने वाले हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, वो दोनों अलग अलग पर्सन हैं। उसके बाद आगे चलेंगे जी, आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो आप यहां से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो अभी अभी मैंने जितना भी आपको पैराग्राफ पढ़ाया थ्योरी में, वो सारी की सारी उसमें कहीं ना कहीं आपको कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएगी। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जी, इट इज ए डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। ठीक बात है जी, ये पॉइंट आ चुका है कि कंपनी के मेंबर और कंपनी दोनों क्या है जी, सेपरेट पर्सन है। ठीक, कंपनी इंडिपेंडेंट है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, ये पॉइंट थ्योरी में नहीं आया था, ये एक नया पॉइंट है। तो देखेंगे लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। कहने का मतलब अगर एक शेयर की फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है, तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कहां तक होगी, 10 रुपए तक होगी। ये पॉइंट इसलिए दिया गया क्योंकि ये कंपनी का पार्टनरशिप से कंपैरिजन बता रहा है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब अगर उसने बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, तो उसकी लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा भी हो सकती है। तो उसी के रेफरेंस में बता रहा है कि एक शेयर होल्डर की, कंपनी का जो मेंबर है, उसकी लाइबिलिटी शेयर की जो फेस वैल्यू है वहां तक लिमिटेड होगी। उसके बाद आगे चलेंगे, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कहते हैं कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। ये पॉइंट भी आ चुका है जी, कंपनी चलती रहेगी, किसी भी मेंबर की डेथ का या उसके इंसैनिटी का, ठीक, कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दैट इज द मेंबर ऑफ कंपनी में कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहता है मेंबर तो चेंज होते रहते हैं, बट कंपनी क्या होगी, कंपनी लगातार चलती रहेगी। बट दिस डज नॉट अफेक्ट द कंपनी कंटिन्यूटी। द शेयर ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये पॉइंट भी पार्टनरशिप के कंपैरिजन में दिया गया। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, बिना अदर पार्टनर की कंसेंट के कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी अदर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट कंपनी के केस में कोई भी शेयर होल्डर फ्रीली अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, बट एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी, ये भी ध्यान में रखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अपने शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। अ कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ओविंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये पॉइंट भी पहले आ चुका है। क्या कहता है, कंपनी क्या है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है कि इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसको एंजॉय कर सकती है, मतलब उसको यूज कर सकती है, और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से ही बेच सकती है। ए कंपनी बीइंग ए सेपरेट बॉडी कैन सू एंड बी सू इन इट्स ओन नेम। ठीक है जी, कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम में केस किया जाएगा
और कंपनी अगर किसी पर्सन के ऊपर केस फाइल करना चाहती है तो कंपनी भी अपने नाम से उस पर्सन के ऊपर केस फाइल करेगी। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन येट इट एक्ट थ्रू ह्यूमन बीइंग। ठीक बात है जी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन तो है, बट उसमें काम कौन करेगा, कंट्रोल कौन करता है उसको, उसका कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, जो है कौन, वो जो ह्यूमन बीइंग है, हु आर कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देयर इज ए डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। कहते हैं कंपनी के अंदर ओनर्स अलग है और मैनेजमेंट अलग है। कंपनी क्या जी, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यूजुअली फॉर प्रॉफिट, और कंपनी को जो बनाया जाता है नॉर्मली प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे जी स्टैट्यूटरी बुक्स की बात करेंगे। तो स्टैट्यूटरी बुक्स आर दोज विच अ लिमिटेड कंपनी इज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है, कौन सी ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। ठीक, टू मेंटेन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, की कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे स्टैट्यूटरी बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। कौन कौन सी होती है स्टैट्यूटरी बुक्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो कौन कौन सी बुक्स है जो स्टैट्यूटरी बुक्स में कवर है, तो रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एंड दियर नेम, रजिस्टर ऑफ चार्ज, मेंबर का जो रजिस्टर है, डिबेंचर होल्डर का जो रजिस्टर है, जो एनुअल रिटर्न्स है, जो मिनट्स ऑफ बुक्स है, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ लोन्स टू कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ अदर कंपनीज। ये कुछ स्टैट्यूटरी बुक्स के नाम दे रखे हैं। ये मेन स्टैट्यूटरी बुक्स है जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कंपनी की कि इनको कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है जी, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसको आप एक बार गो थ्रू करेंगे। देखिए जी, अभी तक मैंने आपको कंपनी में कंपनी की डेफिनेशन बताई, फटाफट से इसको पढ़ेंगे। जल्दी 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 इसको रिवाइज करेंगे। ये है जी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कंपनी की स्टैट्यूटरी बुक्स कौन कौन सी होती है। ठीक है जी, उसके बाद आगे आएंगे जी, अगला हेडिंग पढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जितनी भी कंपनीज है जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में जो रजिस्टर्ड है, तो एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो उनको क्या करना पड़ेगा जी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। These books are to be maintained in such a way so as to disclose। तो कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी इस टाइप से मेंटेन करनी है कि उसमें ये चीजें डिस्क्लोज हो जाए। कौन कौन सी चीजें, देखिए जी, द सम ऑफ मनी रिसीव्ड, कहता है जो भी मनी रिसीव किया है या जो भी खर्चा किया है, ठीक, एंड एक्सपेंस्ड बाय द कंपनी एंड द मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर हैज टेकन प्लेस। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी, कहते हैं कंपनी ने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, इसका भी रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाए। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, कंपनी की जितनी भी असेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, वो सारी की सारी मेंटेन हो जाए। कहने का मतलब कंपनी की जितनी भी रिसिप्ट है, कंपनी के जो एक्सपेंसेस है, ठीक, जो भी कंपनी ने सेल और परचेज किया, जो भी कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, वो सारी की सारी कंपनीज को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे मैं इश्यू ऑफ शेयर पे। ठीक है जी, अब तक तो मैं एकदम प्योर थ्योरी पढ़ा रहा था कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है जी, उसके बाद पढ़ाया स्टैट्यूटरी बुक्स क्या होती है,
और उसके बाद पढ़ा है बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में। अब जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं ये जो थ्योरी है ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल के ऊपर बेस है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मैं लिखा वहां पे क्वेश्चन कराऊंगा कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, तो जो शेयर का मीनिंग है वो शेयर क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो शेयर कैपिटल क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरा पॉइंट है जी इश्यू ऑफ शेयर, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। ठीक है जी, इश्यू ऑफ शेयर, टॉपिक का नाम क्या है, इश्यू ऑफ शेयर, फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं इश्यू ऑफ शेयर। तो शेयर कैपिटल कहता है कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इनविजिबल यूनिट्स। ठीक बात है जी, एक कंपनी की अगर 10 करोड़ कैपिटल है या 100 करोड़ कैपिटल है, लेकिन कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, कहने का मतलब कंपनी की जो 100 करोड़ कैपिटल है वो डिवाइडेड है इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इनविजिबल यूनिट, जिसकी प्राइस मैंने बताया आपको, जिसकी वैल्यू बताई कितनी, 100 रुपए, ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट एंड ईच सच यूनिट, ये जो 100 रुपए का एक यूनिट बताया ये क्या है जी, ये शेयर है। द फिक्स वैल्यू ऑफ शेयर, जैसे मैंने कहा 100 का शेयर भी हो सकता है, 20 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। द फिक्स वैल्यू ऑफ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, कहते हैं जो ये शेयर की फिक्स वैल्यू है, ये जो 100 रुपए, ये 10 रुपए या 50 रुपए, शेयर की जो फिक्स वैल्यू है जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड होती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, उसको हम फेस वैल्यू बोल सकते हैं, उसको हम पार वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज के हिसाब से ठीक है कि शेयर की जो फेस वैल्यू होती है या शेयर की जो पार वैल्यू होती है या फिक्स अमाउंट प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड, तो हम कहेंगे नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ठीक है जी। हाउएवर, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंपनी की अगर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है तो कंपनी अपने शेयर को 100 रुपए पर ही इश्यू कर सकती है। क्या कहीं ऐसा लिखा है कि कंपनी अपने शेयर को केवल फेस वैल्यू पे इश्यू करेगी, उससे डिफरेंट प्राइस पे इश्यू नहीं कर सकती? कर सकती है। कंपनी एक 100 का शेयर 120 पे इश्यू कर सकती है, 150 पे, 200 पे, किसी भी प्राइस पे इश्यू कर सकती है। However, a company can issue share at a price different from the face value of share. ठीक है जी, फेस वैल्यू से एक डिफरेंट प्राइस पे भी इश्यू किया जा सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ होल्डर ऑफ शेयर कॉल्ड शेयर होल्डर। अब यहां पे कहते हैं शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या रहेगी? अगर उसने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है जी? 100 रुपए तक की ही लाइबिलिटी होगी, इससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। इज लिमिटेड टू द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर अक्वायर्ड बाय देम। अगर उसने 100 का शेयर 100 रुपए में खरीदा तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है जी? 100 रुपए तक है। अगर 100 में से अगर वो 60 रुपए पे कर चुका है, ठीक, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है? अभी 40 रुपीज उसकी लाइबिलिटी है। कहने का मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। ठीक है जी, स्टार्टिंग में मैंने कहा टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इनविजिबल यूनिट्स और ईच इनविजिबल यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। वही सेम लाइन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जब भी कंपनी कोई शेयर इश्यू करती है तो उसको सेबी के जो रेगुलेशन होंगे, सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के जो रेगुलेशन होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जी शेयर कैपिटल बताया कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इनविजिबल यूनिट, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो वैल्यू प्रिंटेड होती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, पार वैल्यू या फिर उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। एक कंपनी जरूरी नहीं वो फेस वैल्यू या पार वैल्यू पे ही शेयर इश्यू करे, वो उससे डिफरेंट प्राइस पर शेयर इश्यू कर सकती है। शेयर होल्डर की लायबिलिटी रहेगी जो इश्यू प्राइस ऑफ शेयर है। कंपनी ने अगर शेयर होल्डर को 100 का शेयर 100 रुपए पे इश्यू किया
तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी 100 रुपए होगी। ठीक है जी। उसके बाद अब बात आती है कि सर आपने शेयर कैपिटल का मतलब तो बता दिया, अब शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है वो भी बता दो। ठीक है जी। तो सबसे पहला टाइप है जी कैपिटल का, सबसे पहला कैपिटल का टाइप है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, या इसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल, या इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मींस एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में, ठीक, एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जितने शेयर इश्यू कर सकती है उसको बोलते हैं जी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ज्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो कंपनी एस्टिमेट इट्स मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंशन, कहता है ऑथराइज जो कैपिटल है वो कहां मेंशन होती है, तो वो मेंशन होती है जी कैपिटल क्लोज में मेंशन होती है। ठीक, और कैपिटल क्लोज कहां लिखा होता है, ये लिखा होता है जी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम दिखाते हैं, इट इज शोन इन बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू। इसको कहां दिखाते हैं जी, इसको फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं जी, नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक, बैलेंस शीट में जो नोट्स टू अकाउंट बनते हैं वहां पे दिखाते हैं, किस वैल्यू पे दिखाते हैं, फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है जी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये कैपिटल क्लोज में मेंशन होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लोज होती है उसमें मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की जो है वो मेंशन होती है। ठीक है जी, इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। उसके बाद अगली कैपिटल आई जी आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी अपनी सारी की सारी कैपिटल जो ऑथराइज कैपिटल है, जो मैक्सिमम कैपिटल, उसको वन टाइम में इश्यू करते हैं। तो कंपनी नीड नॉट इश्यू टोटल ऑथराइज कैपिटल, वट एवर पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इज इश्यूड बाय द कंपनी। कंपनी ने जितनी भी कैपिटल मार्केट में इश्यू की इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल, उसको बोलते हैं जी इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। इश्यूड कैपिटल मींस एंड इंक्लूड्स, इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या है, क्या मतलब है इश्यूड कैपिटल का, तो कहते हैं इश्यूड कैपिटल मींस एंड इंक्लूड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इश्यूड बाय द कंपनी। तो इश्यूड कैपिटल को भी किस प्राइस पे दिखाना है, नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना है। ठीक, एक कंपनी जो शेयर इश्यू कर सकती है वो इश्यू कर सकती है फॉर कैश में कर सकती है, या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकते हैं। तो इश्यूड कैपिटल का मतलब हुआ इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब जैसे मान लो आपने कोई बिल्डिंग परचेज की और बिल्डिंग के बदले आपने कैश ना देकर आपने क्या किया, बिल्डिंग के बदले शेयर्स दे दिए। इसी तरह से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको भी आपने क्या किया, शेयर्स इश्यू कर दिए। ठीक है जी, इसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। इसको भी बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट बनेगा उसमें हम दिखाएंगे जी किस प्राइस पे दिखाएंगे, नॉमिनल वैल्यू पे दिखाएंगे। फिर कहते हैं आपकी जो ऑथराइज कैपिटल थी उसमें से आपने इश्यू कर दिया। ठीक है जी, इश्यू करने के बाद जो अनइश्यूड कैपिटल बच गई, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट इश्यूड आइदर इन कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसको बोलते हैं जी अनइश्यूड कैपिटल बोलते हैं। और अनइश्यूड कैपिटल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं शो करते। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। इश्यूड के बाद आपकी नेक्स्ट आ गई जी कैपिटल का नाम है आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। अब आपने तो इश्यू कर दिया, कंपनी के पास 1 लाख मान लो ऑथराइज शेयर थे एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है जी, इसमें से कंपनी ने 80,000 शेयर इश्यू कर दिए, कंपनी ने 80,000 शेयर इश्यू कर दिए।
ठीक, तो ये भी नॉमिनल वैल्यू पे आ जाएगी 80,000 इंटू 10। उसके बाद कहता है पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, कंपनी ने तो इश्यू कर दिया, अब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, तो कहता है इट इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, दैट इज अप्लाइड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने अप्लाई किया, एंड अलॉटेड बाय द कंपनी। पब्लिक तो भैया ओवर सब्सक्रिप्शन भी कर सकती है, लेकिन साथ साथ अप्लाइड बाय द पब्लिक है, और ध्यान रखना आपको साथ साथ अलॉटेड बाय द कंपनी, कंपनी ने कितना अलॉट किया। इट ऑल्सो इंक्लूड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इश्यूड बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें अदर देन कैश में जो शेयर्स इश्यू किए गए उनकी फेस वैल्यू को भी इंक्लूड करके चलना है। उसके बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट है जी आपका कोल्ड अप शेयर कैपिटल कौन सी होती है। अब मान लो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया शेयर्स में, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी उन शेयर्स पे पैसा कॉल करती है। कंपनी सारा पैसा वन टाइम में भी कॉल कर सकती है, और कंपनी चाहे तो पैसों को इंस्टॉलमेंट में भी कॉल कर सकती है। ठीक है जी, तो कोल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है, तो कहते हैं कंपनी जनरली रिसीव द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी शेयर का पैसा नॉर्मली इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। द पोर्शन ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर विच ए कंपनी हैज डिमांडेड, और कोल्ड अप कंपनी ने जितना कॉल किया फ्रॉम शेयर होल्डर उसको हम बोलते हैं जी कोल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। एंड द बैलेंस विच द कंपनी हैज डिसाइडेड टू कॉल इन फ्यूचर, जैसे मान लो 10 का शेयर था, कंपनी ने कहा अभी हमें 2 एप्लीकेशन दे दो और 3 रुपए आप अलॉटमेंट दे दो। ठीक है जी, कंपनी ने अभी 5 रुपए का कॉल किया, और कंपनी ने डिसाइड किया कि बाकी जो बैलेंस 5 रुपए बच गया वो हम फ्यूचर पे कॉल करेंगे, फ्यूचर में कॉल करेंगे, मे बी रेफर टू एज अनकॉल्ड कैपिटल। तो जितना कंपनी ने कॉल नहीं किया उसको हम बोलते हैं जी अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया कोल्ड अप कैपिटल। अब बात आती है पेड अप कैपिटल क्या होता है। तो कोल्ड अप कैपिटल में से कंपनी ने जितना कॉल किया, कंपनी ने जितना कॉल किया उसमें से हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा पे नहीं किया। ठीक, तो कोल्ड अप कैपिटल में से माइनस कर देंगे जितना पैसा नहीं आया, जिसको बोलते हैं जी कॉल इन एरियर बोलते हैं। तो कोल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर इक्वल टू होता है जी पेड अप शेयर कैपिटल। तो इट इज पोर्शन ऑफ कोल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, जितना शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पे कर दिया। Whenever a particular amount is called by the company and the shareholders fails to pay amount fully or partially, it is known as unpaid call, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। टू कैलकुलेट पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है जी कोल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी, इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो हम दिखाते हैं, बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं, मेन जो कैपिटल दिखाते हैं बैलेंस शीट में, वो दिखाते हैं जी कोल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल को एक साथ दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है। तो एज पर सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में डिसाइड बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन, कंपनी एक रिजोल्यूशन पास करती है दैट इज सर्टेन पोर्शन ऑफ इट सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। तो अभी अभी आपने अथोराइज पढ़ा, अथोराइज के बाद इश्यूड कैपिटल पढ़ा, इश्यूड के बाद आपने सब्सक्राइब्ड पढ़ा, और सब्सक्राइब्ड के बाद आपने कॉल्ड अप कैपिटल पढ़ा। उसमें आपने पढ़ा कि कंपनी अगर मान लो कुछ पैसा तो अभी कॉल कर लिया और कुछ पैसा कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी वो फ्यूचर में कॉल करेगी, जिसको हमने कहा था अनकॉल्ड कैपिटल। तो कंपनी में डिसाइड बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन दैट इज सर्टेन पोर्शन ऑफ इट सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, जो कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है, तो कहते हैं कंपनी वो कैपिटल रिजर्व करके रखेगी, उसको तब तक कॉल नहीं करेगी जब तक कि कंपनी लिक्विडेशन की पोजीशन में ना आ जाए। तो अनकॉल्ड कैपिटल को कंपनी ने जो रिजर्व करके रखा है उसको बोलते हैं जी रिजर्व शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो कहता है अब सर्टेन पोर्शन ऑफ इट सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप, उसको कहते हैं तब तक कॉल नहीं करेंगे जब तक एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी।
कहने का मतलब पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच ए कंपनी हैज डिसाइडेड, जो कंपनी ने डिसाइड किया टू कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन, कहता है उसको हम तभी कॉल करेंगे जब हम लिक्विडेशन की सिचुएशन में आ जाएंगे, उस कैपिटल को बोलते हैं जी रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। इतना पढ़ने के बाद एक काम करते हैं, पहले ये जितना भी हमने कैपिटल पढ़े कि अथराइज कैपिटल क्या होती है, क्या इश्यूड कैपिटल होती है, क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, इसके ऊपर क्या करेंगे जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो एग्जांपल देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। एग्जाम्पल में दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2022 रोहित लिमिटेड, ठीक है जी, was formed with a nominal capital, nominal capital मतलब अथोराइज कैपिटल या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। नॉमिनल कैपिटल थी जी 1 करोड़ नॉमिनल कैपिटल थी और डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया पब्लिक में कि आओ जी हम शेयर इश्यू कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टस इश्यू किया इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स। तो अथोराइज कैपिटल कितनी थी, अथोराइज थी जी 2 लाख शेयर ऑफ 50 ईच और इश्यूड कैपिटल हो गई 1,50,000 शेयर ऑफ ₹50 ईच। द इश्यू प्राइस वाज पेबल, ठीक है जी। जो मैंने अभी भी आपको बताया कि कंपनी जब कॉल करती है तो सारा का सारा पैसा लमसम ना मंगवा के नॉर्मली कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो इंस्टॉलमेंट पे जैसे पैसा मंगवाया कि एप्लीकेशन पे 15, 20 अलॉटमेंट पे और बाकी जब बैलेंस जो है वो कॉल पे मंगवाएंगे। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है जी। 1,50,000 शेयर इश्यू किए और एप्लीकेशन भी 1,50,000 के लिए आ गए और कंपनी ने जितने भी एप्लीकेंट थे उन सबको शेयर इश्यू कर दिए। कंपनी ऑल्सो इश्यूड 5,000 शेयर, ठीक है जी, ऑफ 50 इज फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस। तो कंपनी ने 5,000 शेयर भी इश्यू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड 10,000 शेयर इश्यू किए टू सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुल्ली पेड, ये भी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे किए। कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 2,000 शेयर, ठीक है जी। तो कॉल्सिन एरियर कितने शेयर्स पे है, 2,000 शेयर्स पे है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको शेयर कैपिटल दिखाना है बैलेंस शीट में और ऑल्सो शो द नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपके सामने, एक एग्जांपल का सॉल्यूशन कर रहा हूं। और क्वेश्चन कहता है आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है, तो मैंने यहां पे बनाई जी बैलेंस शीट। ठीक है जी। बैलेंस शीट जो मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं जी रोहित लिमिटेड की। तो ये मैं कोई पूरी बैलेंस शीट टैली नहीं करूंगा, सिर्फ इसमें शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट आपको दिखा रहा हूं। तो ये क्या हो गया जी, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। इसमें अपने को क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल किस अमाउंट से आएगा वो दिखाना है और साथ साथ नोट्स टू अकाउंट भी अपने को बना के दिखाने हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा जी नोट नंबर और यहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल का अमाउंट लिखूंगा। तो ये आ गया जी सीरियल नंबर लिखने के लिए, ठीक। यहां पे ये आ गया जी आपका कॉलम आ गया पर्टिकुलर्स का, ये आ गया नोट नंबर कि कौन सा नोट्स टू अकाउंट है और ये आ गया जी रुपीस का कॉलम, ठीक। और रुपीस का जो कॉलम है ये 2000, मेरी जो डेट थी क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2022 थी, तो ये मैं लिखूंगा 2022-2023, ठीक।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना हेडिंग लिखूंगा, जो मेरी लाइबिलिटी साइड की हेडिंग होती है बैलेंस शीट में, ये हेडिंग होती है जी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है जी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले हेडिंग होती है आपकी शेयर होल्डर फंड। और इसमें हम लिखते हैं शेयर कैपिटल का अमाउंट, और शेयर कैपिटल का जो अमाउंट हम निकालते हैं वो निकालते हैं नोट्स टू अकाउंट से। तो ये लिखा मैंने शेयर कैपिटल, और इसके आगे मैं नोट नंबर डाल दूंगा, नोट नंबर 1। और जो भी अमाउंट मैं निकालूंगा नोट्स टू अकाउंट से, उस अमाउंट को मैं इसके सामने दिखा दूंगा। तो अब मैं बनाऊंगा जी यहां पे कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगा। तो मैंने यहां पे बनाना स्टार्ट किया नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला जो नोट बनाऊंगा वो बनाऊंगा जी शेयर कैपिटल का बनाऊंगा। ठीक है जी, मैं बना रहा हूं नोट्स टू अकाउंट, और इसमें मैंने बनाया नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट काफी बड़ा बनता है, ठीक है, जिसमें हमें अथराइज भी दिखाना है, इश्यूड भी दिखाना है, सब्सक्राइब भी दिखाना है, पेडअप भी दिखाना है। तो मैं यहां पे बना रहा हूं जी नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का। तो ये हो गया आपका डिटेल अमाउंट का कॉलम, सॉरी ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। ये आ गया जी आपका डिटेल्ड अमाउंट का कॉलम, और ये आ गया आपका नेट अमाउंट का कॉलम। ठीक, सबसे पहली जो कैपिटल मैंने आपको पढ़ाई वो थी जी अथोराइज शेयर कैपिटल, या उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, या उसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। तो मैंने यहां पे लिखा अथोराइज्ड, ठीक, या फिर इसको बोलते हैं जी रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर इसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि अथोराइज जो कैपिटल है वो 2 लाख शेयर्स है ऑफ ₹50 ईच। तो यहां पे लिख रखा है जी 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, ये क्या है जी अथोराइज शेयर कैपिटल है। और इसको जो नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं वो फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। तो मैंने इसके नीचे किया जी एक अंडरलाइन कर दूंगा, ये हेडिंग है, और इसमें मैंने लिखा 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक है जी, तो कैपिटल हो गई 2 लाख इंटू 50, ये आ गया जी 1 करोड़ की कैपिटल आ गई। इसको केवल नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। अथराइज के बाद अगली कैपिटल आएगी जी आपकी इश्यूड कैपिटल आएगी। तो मैंने लिखा यहां पे इश्यूड कैपिटल। तो क्वेश्चन में दे रखा है कंपनी ने क्या किया जी, यहां पे कहता है 1,50,000 शेयर इश्यू किए, ठीक है जी। इसके अलावा 5,000 शेयर इश्यू किए कंसिडरेशन अदर देन कैश, और 10,000 शेयर इश्यू किए सिग्नेचरी जो अथॉरिटी थी उसको इश्यू किए। तो ये सारा का सारा इश्यूड कैपिटल है, और इश्यूड कैपिटल में मैंने आपको बताया किस वैल्यू पे दिखाते हैं, फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा जी 1 लाख, साथ साथ क्वेश्चन में देखते रहेंगे, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, क्या है जी इसके वैल्यू ऑफ ₹50 ईच।
ठीक है जी। इश्यूड कैपिटल में मैंने लिखा 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, ये हमने इश्यू किया, किसको इश्यू किया? इश्यू टू पब्लिक, ये हमने पब्लिक को इश्यू किया। तो 1,50,000 को मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 75 लाख आ गए। ठीक, उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन में 5,000 इक्विटी शेयर हमने और इश्यू किए, 5,000 इश्यू किए जी इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, ये इश्यू किए हमने टू वेंडर्स, वेंडर्स को इश्यू किए, वेंडर को इश्यू किए, क्यों इश्यू किए? फॉर परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस। तो ये आ गया जी आपका 5,000 इंटू 25, ये आ गया 2,50,000 की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है हमने 10,000 शेयर इश्यू किए सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैंने यहां पे दिखवाया, लिखा 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक है जी, ये हमने इश्यूड किए, इश्यू टू द सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो 10,000 इंटू 50 ईच, ये हो गया जी वैल्यू 5 लाख रुपए। और मैंने आपको बता दिया है पहली थ्योरी में कि इश्यूड कैपिटल को भी फेस वैल्यू पे दिखाना होता है। तो ये आ गया जी आपका 82,50,000। ठीक है जी, इसका भी यहां पे हम टोटल करके छोड़ देंगे। उसके बाद अगला मैं लिखूंगा यहां पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जी यहां पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आप क्वेश्चन जब पढ़ा आपने तो आपने देखा कि 2 लाख ऐसे शेयर्स थे, ठीक, जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब कुछ शेयर तो फुल्ली पेड अप और कुछ शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है। तो मैं यहां पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 कैटेगरी बनाऊंगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मैंने बनाई जी कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो जो हमने शेयर्स प्रीमाइसेस के बदले दिए वो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप थे, जो हमने सिग्नेचरीज को इश्यू किए वो भी फुल्ली पेड अप थे, बट जो हमने पब्लिक को शेयर इश्यू किए उसमें से 2,000 ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने पूरा पैसा नहीं पे किया, जो पार्टली पेड अप है। ठीक है जी, कहने का मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जो 1,50,000 मैंने पब्लिक को इश्यू किए उसमें से 2,000 अभी पार्टली पेड अप है। इसका मतलब 1,48,000 शेयर्स क्या है जी? फुल्ली पेड अप है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1,48,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक है जी, ये फुल्ली पेड अप है। ये क्या है जी? ये फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड। ये किसको इश्यू किए थे हमने? हमने इश्यू किए थे इश्यू टू पब्लिक। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, 1,48,000 शेयर्स मल्टीप्लाई किया जी 50 से, तो ये आ गया आपका 74 लाख आ गया। ठीक है जी, ये कितना आ गया आपका? 74 लाख रुपीज आ गया। उसके बाद ये जो प्रीमाइसेस के बदले ऊपर जो शेयर्स लिख रखे हैं 5,000 शेयर, ये तो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। ठीक है जी, तो मैं लिखूंगा 5,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू टू वेंडर। इश्यू टू वेंडर।
तो 5000 इक्विटी शेयर्स इश्यू टू वेंडर एट द रेट, मुझे पहले ही लिखना चाहिए था कि 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट द रेट 50, तो ये आ गया जी आपका 2,50,000 रुपए। उसके बाद 10,000 इक्विटी शेयर ये भी इश्यू किए, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, ठीक है जी। ये हमने इश्यू किए, इश्यू टू सिग्नेचरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसकी वैल्यू आ गई, ये फुल्ली पेड अप है, इसकी वैल्यू आ गई जी 5 लाख रुपीज, इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आ गई जी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और इसका मैं टोटल करके बाहर लिख दूंगा, ये आ गया जी 81,50,000। ये तो फुल्ली पेड अप थे, अब सब्सक्राइब्ड में मैं दूसरी कैटेगरी बनाऊंगा, ठीक। आप यहां पे एक डॉट लगा दो समझाने के लिए कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, और अब हम दूसरी हेडिंग बना रहे हैं यहां पे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो मैंने लिखा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो 1,50,000 शेयर हमने पब्लिक में इश्यू किए, जिसमें से 1,48,000 शेयर आपके फुल्ली पेड अप थे। तो 2,000 शेयर जो हैं, ठीक है जी, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2,000 इक्विटी शेयर्स, 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। तो कहते हैं 2,000 जो इक्विटी शेयर्स हैं 50 ईच के हिसाब से उनकी जो वैल्यू बनती थी वो बनती थी जी 1 लाख रुपए बनती थी। बट उसमें से कुछ शेयर होल्डर 2,000 शेयर वालों ने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो मैंने लिखा कॉल इन एरियर। कितना पैसा नहीं दिया, तो 2,000 शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है 15 एप्लीकेशन है, 20 अलॉटमेंट है। इसका मतलब उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया, उसने 35 दे दिया, और शेयर का पैसा था जी 50 रुपए का एक शेयर था। इसका मतलब 15 रुपए उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है जी। तो 1 लाख हमने उससे कॉल किया, जिसमें से उसने कॉल इन एरियर कितना 2,000 इंटू 15, उसने 30,000 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब उससे कितना पैसा हमने रिसीव कर लिया, कितना रिसीव किया जी 70,000 रुपए हमने उससे रिसीव कर लिया। तो टोटल आ गया आपका, इसका आपका टोटल जो आपको दिखाना है ना, तो आपको ऑथराइज को टोटल में कंसीडर करना ना आपको इश्यूड को कंसीडर करना, आपको दिखाना है जी 82,20,000। ठीक है जी। ये मैंने एक नोट्स टू अकाउंट आपको बना के दिखाया शेयर कैपिटल का। मैंने इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ाया था, जिसमें आपका ऑथराइज कैपिटल आया था, आपका इश्यूड कैपिटल आया था, आपका सब्सक्राइब्ड आया, आपका कॉल्ड अप आया, आपका पेड अप शेयर कैपिटल आया। तो उन सब के ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया। तो अब जो टोटल आया 82,20,000 उसको मैं यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है जी। तो यहां पे मैंने आपको यह सिखाया कि शेयर कैपिटल का किस टाइप से नोट्स टू अकाउंट बना रहा है और बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे। तो ये एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया। आगे बढ़ेंगे जी नोट्स में। आगे है, अभी हमने रिजर्व कैपिटल पढ़ा था। रिजर्व कैपिटल हमने पढ़ा कि अनकॉल्ड कैपिटल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो हम पैसा कॉल करेंगे ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तब तक हम उसको रिजर्व करके रखेंगे, तो उसको बोलते थे रिजर्व कैपिटल, ठीक है जी। तो रिजर्व कैपिटल विच इज पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप, कब कॉल करेंगे, ओनली इन द केस ऑफ, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये पूरा का पूरा डिफरेंट है किससे, कैपिटल रिजर्व से। तो कहते हैं रिजर्व कैपिटल पूरी तरह से डिफरेंट है कैपिटल रिजर्व से।
वो तो हमें भी पता है, रिजर्व कैपिटल का जब अपने को मीनिंग पता लग गया कि पोर्शन ऑफ अनकोल्ड कैपिटल, ठीक, जो कंपनी कॉल करेगी ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं जी आपका रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। जबकि हमें यह पता है कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कि जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं उनसे कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। जैसे शेयर जब फॉरफिट करते हैं तो जो पैसा हमने जब्त कर लिया, ठीक ठीक, और जो पैसा हमने जब्त किया और उन शेयर को जब रीइश्यू किया तो रीइश्यू करने पे जो प्रॉफिट हुआ हमें, वो कैपिटल प्रॉफिट है। और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो सारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हमने किसी का कोई बिजनेस परचेज किया और बिजनेस था 10 लाख की एसेट थी और 2 लाख की लाइबिलिटीज थी, इसका मतलब उसके बिजनेस की वैल्यू थी 8 लाख रुपए, लेकिन हमने 7 लाख में उसका बिजनेस परचेज किया, ठीक। तो ये क्या है हमारे लिए, कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व आर पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक बात है जी। बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसी का एक पार्ट है कैपिटल रिजर्व। एंड रेफर टू दोज रिजर्व विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये तो हम बाद में आगे भी पढ़ने वाले हैं कि डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है वो आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व एंड सरप्लस से इश्यू किया जाता है, ठीक, जो डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया जाता है। कैपिटल रिजर्व का यूज आप डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते, तो क्या लिखा है, एंड रेफर टू दोज रिजर्व विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दीज आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ओनली। उसके बाद आगे पढ़ेंगे जी, इसमें हम टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। शेयर्स कौन कौन से होते हैं, तो शेयर्स तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है जी आपका प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर नाम क्यों रखा गया, क्यों रखा गया जी प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एक नाम है, उसका नाम प्रेफरेंस क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। इनके 2 राइट है जो इक्विटी शेयर से पहले इनको मिलेंगे। कौन कौन से, तो कहते हैं एक तो जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो डिविडेंड में हिस्सा लेने का राइट, डिविडेंड रिसीव करने का राइट पहले किनका है जी, प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। ये पहला राइट है। दूसरा राइट कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का अगर लिक्विडेशन हो रहा है और कंपनी कह रही है जी आओ जी शेयर होल्डर्स आप अपनी कैपिटल लेकर जाओ, तो पहले जो कैपिटल पाने का जो राइट होगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा हम किसको देंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे। तो ये 2 प्रेफरेंशियल राइट है, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ठीक है जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर, कहता है जो शेयर होल्डर जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रखा है उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। आर अश्योर्ड ऑफ ए प्रेफरेंशियल डिविडेंड, एक तो उनको प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलेगा एट ए फिक्स रेट, एक फिक्स रेट से मिलता है। ठीक है जी, जितने भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके आगे नाम लिखा होता है 6% प्रेफरेंस शेयर या 8% या 10%, ये जो परसेंटेज लिखा होता है ये फिक्स रेट लिखा होता है कि प्रेफरेंस शेयर को हम इस रेट से डिविडेंड पे करेंगे। आर अश्योर्ड ऑफ ए प्रेफरेंशियल डिविडेंड एट ए फिक्स रेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। दे ऑल्सो कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर अदर शेयर होल्डर। फर्स्ट राइट तो हो गया उनको प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड का, टू बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो कहता है दूसरा राइट क्या है, दे ऑल्सो कैरी, तो कहता है दूसरा क्या राइट है, दूसरा राइट है उनको फर्स्ट हम पेमेंट करेंगे अगर कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन में आ जाती है तो पहले कैपिटल पाने का राइट किसका है, प्रेफरेंस शेयर वालों का है।
तो कहता है यही कारण है कि इनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। इनको दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। कौन कौन सा, यहां पे फिर से पढ़ लेंगे। एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड का राइट, एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का राइट। ठीक है जी। बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो एक होता है जी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव, कम्यूट, इकट्ठा। कम्युलेटिव मतलब किसी साल अगर कंपनी में हमने ये तो कह दिया कि हम क्या करेंगे जी, आपको फिक्स रेट से, हम आपको फिक्स रेट से 6%, 10%, 7%, 12% के रेट से डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है जी। तो डिविडेंड तो तभी पे करेंगे जब कंपनी में प्रॉफिट होगा। ठीक। तो कहता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जी, आपको जब प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी इनका मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होता है, कहता है अगर प्रॉफिट किसी साल इनसफिशिएंट होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी साल प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हैं तो उस साल का जो डिविडेंड बनता है, कहता है वो डिविडेंड हम आपको नेक्स्ट ईयर दे देंगे जब प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट ईयर हम आपको कम्यूट करके दे देंगे, इकट्ठा करके दे देंगे। मतलब इस साल का डिविडेंड तो देंगे ही देंगे, अगले साल का भी डिविडेंड हम आपको कम्यूट, इकट्ठा करके दे देंगे। उसको बोलते हैं जी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। ठीक है जी। और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं अगर इस साल प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इस साल का डिविडेंड उनका क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर को हमने एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को भी हमने डिविडेंड दे दिया। उसके बाद भी कंपनी के पास अगर प्रॉफिट बचे हुए हैं और बचे हुए प्रॉफिट में अगर प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेट करने का राइट है, उसमें बचे हुए प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर को हिस्सा पाने का राइट है, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और अगर हिस्सा पाने का राइट नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर जिसे कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रिडीम कर सकती है, वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसे कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी रिडीम करती है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जिसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो ये अभी मैंने कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया था आपको, इसका मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। तो देखेंगे जी एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में दे रखा है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ एम लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ बोथ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी। कहते हैं एम लिमिटेड जो है उसकी ऑथराइज कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर भी और इक्विटी शेयर्स भी है। ईच 5% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो कहते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन पे फिक्स रेट से जो डिविडेंड का रेट है वो है जी 5%। और प्रेफरेंस शेयर भी कौन से प्रेफरेंस शेयर है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। इट मींस अगर किसी साल प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो उस साल का डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर कम्यूट करके दे देंगे। और कहते हैं एक प्रेफरेंस शेयर जो है वो 100 रुपए की वैल्यू का है और इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपए की वैल्यू का है। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ 13-14 एंड 14-15, ठीक, प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल थी वो थी जी 2 लाख और इस पे रेट था डिविडेंड का 5%, और इक्विटी शेयर कैपिटल थी आपकी 5 लाख रुपए। इफ डिविडेंड डिक्लेरेशन टोटल 8,000 रुपए है 13-14 में और 15,000 रुपए है 14-15 में, तो कहता है डिविडेंड आपको बताना है इक्विटी शेयर होल्डर वालों को 2014-15 में कितना डिविडेंड मिलेगा, ये आपको बताना है। द डिविडेंड अलोकेटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द ईयर 14-15। आ जाओ जी, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूंगा। तो यहां पे मैं एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2013 में और 14 में,
2013-14 में टोटल जो डिविडेंड डिक्लेरेशन किया, तेरह चौदह में डिविडेंड डिक्लेरेशन किया जी 8,000 रुपीज, और कहता है 5% प्रेफरेंस शेयर है, 5% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। ठीक, 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख का अगर मैं 5% प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दूं तो ये बनता है जी 10,000 रुपए बनता है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बनता था, बट डिविडेंड डिक्लेरेशन कितना है जी 8,000 है। मीन्स प्रेफरेंस शेयर वालों का इस साल का जो 2,000 का डिविडेंड बच गया वो हम नेक्स्ट ईयर कम्यूट करके देंगे। तो हमसे पूछा जाए 2013-14 में इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देंगे, कितना डिविडेंड देंगे, तो हम कहेंगे जी इनको कुछ भी नहीं देंगे, इनको नील देंगे। उसके बाद मैं आ गया जी 2014 और 2015 पे। 2014-15 में क्वेश्चन में कहता है डिविडेंड डिक्लेरेशन का जो अमाउंट है, ठीक है जी, ये अमाउंट आपको दे रखा है 15,000 रुपीज दे रखा है। तो ये जो 5% वाले कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, दो लाख रुपए के, तो इनका डिविडेंड बनता है 2014-15 का 2 लाख का 5% कितना 10,000, और ये थे जी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, तो पिछले साल का जो 2,000 इनका डिविडेंड बच गया था वो हम इस साल दे देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को कितना दे देंगे जी 12,000 का डिविडेंड दे देंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 2014-15 में इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कितना देंगे। तो 15,000 का अमाउंट है जी डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिसमें से 12,000 पहला राइट किसका, प्रेफरेंशियल राइट किसका, प्रेफरेंस शेयर वालों का। ठीक, उसके बाद जो बचेगा वो किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर वालों को दे देंगे। तो इक्विटी शेयर वालों को कितना डिविडेंड देंगे, 3,000 का अमाउंट देंगे। तो ये रहा जी, मैंने ऑप्शन टिक करना है, ये रहा ए ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है। ठीक, इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। चलो जी, मैं आ गया नोट्स पे। ठीक है, तो मैंने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको पढ़ा दिया और उस पर एक क्वेश्चन भी करा दिया, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात आती है इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर भैया वो शेयर होते हैं जिनको तो ये दो जो प्रेफरेंशियल राइट थे प्रेफरेंस शेयर वालों को, ये दोनों के दोनों राइट इक्विटी शेयर वालों को नहीं मिलते। कहने का मतलब इक्विटी शेयर वालों को जब डिविडेंड देने की बात आएगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देंगे, उसके बाद इक्विटी वालों को देंगे। और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पहले कैपिटल में पहले हिस्सा पाने का जो राइट होगा वो प्रेफरेंस शेयर वालों को होगा, उसके बाद इक्विटी वालों को होगा। कहने का मतलब इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, ठीक, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इट मींस कहने का मतलब इक्विटी शेयर वालों को प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। किन किन रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद जैसे प्रेफरेंस शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड का क्या होता है जी, अमाउंट फिक्स होता है, परसेंटेज फिक्स होता है ना। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। बट इक्विटी शेयर में डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, ये ईयर टू ईयर क्या करता है, वरी करता है। वरी मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मे वरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी। एक तो डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड में डिक्लेयर किया, और साथ साथ प्रॉफिट पे भी तो डिपेंड करता है आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर वालों को एक वोटिंग का राइट मिलता है, कंपनी के जो भी मैटर्स हैं, जो भी कंपनी में सजेशन एडवाइस वगैरह देनी है
उस पे इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग का राइट होता है और इक्विटी शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इक्विटी शेयर कैश में इश्यू हो सकते हैं और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश भी इश्यू हो सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे जी, आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश में अगर बात की जाए मिनिमम एप्लीकेशन मनी की, ठीक, तो अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू है, मान लो फेस वैल्यू है जी 100 रुपीज। फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 100 रुपीज फेस वैल्यू है। उसको मान लो 20 रुपए ज्यादा पे इश्यू किया गया और इस 20 रुपए ज्यादा पे जो इश्यू किया गया इसको क्या बोलते हैं, मैं आगे समझाने वाला हूं इसी चैप्टर में। इसको प्रीमियम बोलते हैं। कहने का मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 120 पे इश्यू किया गया। अब बात आती है मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कहता है मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए जी कंपनीज एक्ट के हिसाब से 5% ऑफ फेस वैल्यू। कहने वाला 5 रुपए होना चाहिए कम से कम, 5 से कम नहीं हो सकता। और सेबी कहता है मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इश्यू प्राइस। कहने वाला सेबी कहता है 120 इश्यू प्राइस है इस शेयर का, 120 का 25% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं हो सकता और 120 का 25% होता है 25 रुपीज। तो एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट कम से कम 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। हाउएवर एज पर सेबी रेगुलेशन minimum application money to be paid by an applicant along with the application money shall not be less than 25% of the issue price. The issue price of share is generally received by the company in installment. ठीक बात है जी, ये आप सबको पता है। कंपनी एक शेयर का जो इश्यू प्राइस है 120 रुपए है, उसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है। और इंस्टॉलमेंट के नाम क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या नाम हो सकते हैं जी, आप बताओ जल्दी से। क्या क्या नाम हो सकते हैं? एप्लीकेशन हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकेंड कॉल हो सकती है या फिर फाइनल कॉल भी हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आगे कहते हैं रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है कि कंपनी ने मार्केट में शेयर इश्यू किए, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी किया, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव भी किया, फिर भी कंपनी को एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ गया जी? रिफंड करना पड़ गया। ये कब होता है? तो प्रोस्पेक्टस में या प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा होता है कि कंपनी इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगी और इतना एप्लीकेशन का अमाउंट मिनिमम रिसीव करेगी, तभी कंपनी क्या करेगी? शेयर्स को इश्यू करेगी, शेयर्स को क्या करेगी? अलॉट करेगी। अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर पाती तो जितना भी कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है शेयर होल्डर से या एप्लीकेंट से, वो पैसा कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेंट को रिफंड कर देगी। तो इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन, जो पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव होना था वो रिसीव नहीं हुआ within the specified time period, then the application money, तो जो एप्लीकेशन का पैसा जो रिसीव किया कंपनी ने, वो कंपनी वापस कर देगी within 15 days from the closure of such issue, and if such money is not so repaid, अगर कंपनी कोई गलती कर देती है, कोई डिफॉल्ट कर देती है पैसा रिफंड करने में 15 दिन के अंदर अंदर, तो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट shall jointly and severally be liable to repay that money, तो उस डायरेक्टर को पैसा रिफंड करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा जी? 15% इंटरेस्ट का रेट रहेगा। द एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड शैल बी क्रेडिटेड ओनली टू बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द सब्सक्रिप्शन वाज रेमिटेड। कहता है उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन मनी जिस अकाउंट से आपने वो पैसा रिसीव किया था। ठीक है जी।
उसके बाद अगला पॉइंट आता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी। कंपनी शेयर का अलॉटमेंट कब करेगी, क्या क्या कंडीशंस रहेगी। तो कहते हैं कंपनी अलॉटमेंट तब तक नहीं करेगी जब तक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव नहीं कर लेती। तो नो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड। कहते हैं तब तक अलॉटमेंट नहीं करना है, कब तक, अनलेस द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज द मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट सो स्टेटेड हैव बीन पेड टू। पहली बात तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए और उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे जो पैसा रिसीव करना है कंपनी को, वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास एज ए एप्लीकेशन मनी आना भी चाहिए। एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी वो पैसा चेक से रिसीव कर सकती है या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट से भी पैसा रिसीव कर सकती है। उसके बाद आगे कहता है द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5%। ये मैंने आपको बता चुका हूं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज और सच अदर परसेंटेज or amount as may be specified by SEBI by making regulation in this behalf। उसके बाद कहता है if stated minimum amount has not been subscribed, ठीक है जी, and some payable on application is not received, तो कंपनी पैसा रिफंड कर देगी within a period of 30 days from the date of issue of prospectus or such other period as may be specified by SEBI। द अमाउंट रिसीव्ड, जो भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया वो कंपनी क्या कर देगी, उनको रिटर्न कर देगी विद इन सच टाइम, मतलब विद इन 15 डेज एंड द मैनर में बी प्रेस्क्राइब्ड। व्हेनेवर ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल मेक्स एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इट शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास एक अलॉटमेंट का एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो फिर से देखेंगे जी इस पॉइंट को, कहता है इफ स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड, अगर पब्लिक से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव नहीं हुआ या जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होना था वो रिसीव नहीं हुआ विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस और सच अदर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी द अमाउंट रिसीव्ड, तो जो भी पैसा रिसीव किया, ठीक, वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा विद इन सच टाइम एंड मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। आगे कहते हैं व्हेनेवर ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल मेक्स एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी अगर कोई भी अलॉटमेंट करती है शेयर्स का, इट शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार, तो इसको रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। फिर कहते हैं इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है अंडर सेक्शन 3, मतलब पैसा रिफंड करने में एप्लीकेशन का, या सब सेक्शन 4 रजिस्ट्रार के पास रिटर्न जो फाइल करनी है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, उसमें कोई भी डिफॉल्ट होता है, द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी, तो उनके ऊपर एक पेनल्टी लगा दी जाएगी। ठीक, क्या कहते हैं, कहते हैं अगर आपने पॉइंट नंबर 3 फॉलो नहीं किया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो पैसा जो आपको रिफंड करना है, अगर वो पैसा रिफंड करने में आपने कोई भी डिफॉल्ट किया या फिर अगर आपने शेयर्स अलॉटमेंट कर दिए और उसकी जो रिटर्न है जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी थी, उसको फाइल करने में आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, तो पेनल्टी के लिए तैयार रहना। कितनी पेनल्टी के लिए तैयार रहना, ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू, कहते हैं जब तक डिफॉल्ट चलेगा तब तक 1000 रुपए पर डे और 1 लाख रुपीज जो भी कम होगा उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। उसके बाद कहते हैं जी कॉल ऑन शेयर्स, तो कॉल ऑन शेयर तो मैं आपको बता चुका हूं, कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करती है, एप्लीकेशन हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल हो सकता है। एप्लीकेशन पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से 5% is payable on application money, ठीक, some money on allotment and balance on call। Generally the prospectus gives the date of different call। नॉर्मली क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में डेट लिखी होती है कि कौन सा पैसा किस डेट पे मंगवाया जाएगा, ठीक, कैसे कैसे कॉल रहेगी, along with the amount of the call by the shareholder।
इन केस इट इज नॉट गिवन इन प्रोस्पेक्टस, अगर किसी भी वजह से मान लो डेट ऑफ डिफरेंट कॉल नहीं दे रखा और उनका अमाउंट उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ नहीं है, द डायरेक्टर हैव द डिस्क्रिशन टू कॉल इट इन वन कॉल और मोर देन वन कॉल। तो डायरेक्टर के पावर में है, डायरेक्टर पैसा शेयर का एक सिंगल कॉल में भी मंगवा सकता है और इसको मोर देन वन कॉल में भी पैसा मंगवाया जा सकता है। For this, a resolution of board of director must be passed and a notice is sent to shareholder with a request to pay the amount of the call। और शेयर होल्डर से एक रिक्वेस्ट की जाती है, एक नोटिस भेजा जाता है कि आप कॉल का पैसा पे कर देना। As soon as a call notice is sent, जैसे ही कॉल का नोटिस शेयर होल्डर को भेजा गया, its particulars are entered in a separate book। तो कंपनी क्या करती है, एक अलग से बुक्स मेंटेन करती है और जैसे ही कॉल का नोटिस भेजा शेयर होल्डर को, वैसे ही उस बुक्स में एंट्री कर लेती है। उस बुक को बोलते हैं शेयर कॉल बुक बोलते हैं। ठीक है जी। यहां तक करने के बाद आगे आता है जी जर्नल एंट्रीज आती है फॉर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। ठीक, ये बेसिक जर्नल एंट्रीज है। तो ये जो एंट्रीज है ये हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास बस मैं यहीं तक रखूंगा। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास हमने स्टार्ट की, हमने पढ़ना स्टार्ट किया, कंपनी का मीनिंग पढ़ा। आज की क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ा, हमने पढ़ा जी स्टैट्यूटरी बुक्स के बारे में पढ़ा। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया मिनिमम एप्लीकेशन मनी क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ा, टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा और टाइप्स ऑफ कैपिटल पे हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है जी। हमने पढ़ा सेक्शन 39 पढ़ा अलॉटमेंट का। तो आज की क्लास हमने केवल और केवल थ्योरी पे कवर की, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही रखेंगे। अब मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं।